तलाक के बाद पति जब अपनी पत्नी को पैसे देने के लिए उसके घर पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी पत्नी एक बच्चे के साथ थी। अब ये बात देखकर पति पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को तलाक ही इसलिए दिया था कि वो मां नहीं बन सकती और ये जो बच्चा था वह उसे मम्मी मम्मी कह रहा था। इसके बाद यहाँ पर जब उसे पूछने लगता है कि ये बच्चा कौन है और तुमसे मम्मी मम्मी क्यों कह रहा है, तो वो उसे अंदर ले जाती है और अंदर ले जाकर एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद पति फूट फूट कर रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंदर एक कंपनी के अंदर एक तरुण नाम का लड़का काम किया करता है। तरुण जिसके पास पुश्तैनी जमीन भी है, अच्छा खासा घर यहाँ पर बना हुआ है और एक दो घर किराए की प्रॉपर्टी भी उनके पास है। तरुण जिस कंपनी में काम किया करता है उसी कंपनी में एक लड़की और काम किया करती है, जिस लड़की का नाम होता है कल्पना। कल्पना और तरुण दोनों एक ही कंपनी में काम करते और कल्पना जो होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। अब यहाँ पर तरुण को कल्पना से प्यार हो जाता है और अब इनका प्यार जब आगे बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को बिताने का फैसला कर लेते हैं। कल्पना जो है वो पीछे से गांव की रहने वाली है, उसके माता पिता ग्रामीण है और यहाँ पर जब तरुण उससे कहता है कि हम दोनों एक साथ समय बिताएंगे तो उसके बाद कल्पना जो होती है वो कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, अपने घर वालों से बात कर लो, वो मेरे घर जाकर तुम्हारी शादी की बात कर लेंगे। अब इस बात को सुनकर जो तरुण होता है वह घर जाकर अपने घर वालों से कहने लगता है कि देखो, मैं कंपनी में एक लड़की से बात किया करता हूं और वो अच्छा खासा पैसा कमाया करती है, तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूं और उसी के साथ अपने जीवन को जीऊंगा। घर वाले इस बात को सुनकर एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तू हमारा बेटा है और तू हमारे हिसाब से जिंदगी को जिएगा, ऐसे तुझे कोई भी अधिकार नहीं है। इस बात को सुनकर जो तरुण होता है वह घर वालों से उल्टा कहने लगता है कि देखो, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, अगर आप लोग जबरदस्ती करोगे तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर जो तरुण के घर वाले होते हैं वह अपने बेटे की बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कल्पना के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो लोग शादी की बात करते हैं, लेकिन जब वो लोग शादी की बात करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर जो तरुण की माँ होती है वह कुछ ऐसी बातें उसके सामने कह देती है, कल्पना के पिता के सामने, जिन्हें देखने के बाद कल्पना के पिता को एहसास हो जाता है कि इनके घर में मेरी बेटी कभी भी सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि माँ के लिए तो ये जबरदस्ती हो रहा था सब कुछ और वह अपने सामने उन लोगों को कुछ भी नहीं समझती है। अब जब ये बातें कल्पना के पिता के सामने आती हैं तो वह खुद ही मना कर देते, कहते कि नहीं, आपके घर में मेरी बेटी की शादी हरगिज भी नहीं होगी, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आपके घर में तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर जो कल्पना होती है उसके पिता उसे वापस भेज देते हैं और उसके बाद कल्पना इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मन ही मन सोचती है कि ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई और अब मैं क्या करूँगी। ऐसा सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, लेकिन तभी तरुण का फ़ोन उसके पास आता है और वो कहता है कि कल्पना देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मैं और तुम प्यार करते हैं तो तुम्हारे प्यार की खातिर मैंने अपने घर वालों को मना कर तुम्हारे घर पर लेकर आया, लेकिन तुम्हारे पिता मना कर रहे हैं, तो अब तो तुम्हें मेरे प्यार का साथ देना होगा और तुम्हें मेरे साथ भागकर ही शादी करनी होगी। दरअसल तरुण पहले भी भागकर शादी करने के लिए बोल रहा था जब माता पिता मना कर रहे थे और उसे एहसास था इस बात का, लेकिन कल्पना ने मना कर दिया और उसके अब कल्पना के पास कोई भी शब्द नहीं है जिस शब्द से वह तरुण को रोक सके। तरुण साफ साफ बोल देता कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद कल्पना भी कुछ नहीं सोचती है और उसने प्रेमी जिसका नाम तरुण होता है उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जो तरुण होता है वह कल्पना को लेकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही तरुण की जो माँ है वह कल्पना को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। लेकिन फिर भी बच्चे की जिद के लिए, क्योंकि वह उनका इकलौता लड़का था ना, तो इसी वजह से बच्चे की जिद के लिए उसे घर के अंदर रखने लगती है और दिखावा करती है कि वह बड़ी खुश है इस शादी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जब इन बातों को लगभग 1 साल बीत जाता है तो उसके बाद माँ के ताने बहू पर चलने लगते हैं। यानी कि जो माँ है वो कहने लगती है कि कब तक हमें बच्चे का मुंह दिखाएगी या नहीं दिखाएगी और क्या कोई कमी तो नहीं है तेरे अंदर।
अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कल्पना है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और अपने पति से इस बात को कहती है। लेकिन जो पति होता है वह उसे समझा देता है, कहता है कोई बात नहीं, माँ की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं और कोई बात नहीं, बच्चा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर तरुण और कल्पना खूब सारी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें बच्चा नहीं हो पाता और उनकी शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद अब सास के ताने कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। इसी वजह से एक दिन जो तरुण होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, चलते हैं, हम लोग चेकअप करवाते हैं और चेकअप करने के बाद ये पता ही चल जाएगा क्या परेशानी है जो हमें बच्चा नहीं हो रहा। उसके बाद कल्पना भी तरुण की बात मानती है और दोनों एक साथ जाकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। अब जैसे वो चेकअप करवाने के लिए डॉक्टरनी साहिबा के पास जाते हैं तो जो डॉक्टरनी साहिबा होती है वह जो कल्पना होती है उसके साथ पढ़ी थी 12वीं क्लास में और वह उसे देखते ही पहचान लेती है। कहती है कि अरे कल्पना, सुना कैसी है? तो यहाँ पर कल्पना कहती है कि हाँ यार, मैं तो ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसी है? तो उसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और बातों के बाद वह टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। उन दोनों का टेस्ट हो जाता है और टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आती है उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर जो तरुण होता है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोनों के चेकअप हुए थे और दोनों के चेकअप में जो रिपोर्ट आती है तरुण की वह तो क्लियर थी, यानी कि उसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो कल्पना होती है उसकी रिपोर्ट में ऐसा था कि कल्पना कभी भी मां नहीं बन सकती। इसके बाद तरुण कल्पना को अपने साथ बिठाता है और बिठाने के बाद घर ले जाता है। रास्ते में कुछ भी ज्यादा ऐसी वैसी बात नहीं करता, नॉर्मल बिहेव करता है और घर जाकर जब ये रिपोर्ट अपनी मां को दिखाता है तो उसी दिन के बाद जो उसकी मां होती है वह उससे खरी खोटी बातें कहने लगती है। इन बातों को देखकर कहती है कि मेरा तो कुल का नाश हो गया, अब क्या होगा, अब हम कैसे अपने कुल को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर जो कल्पना होती है वो चुपचाप इन बातों को सुनती है और जब अपने पति की तरफ देखती है तो पति भी चुपचाप सर नीचे की तरफ करके बैठा हुआ था, क्योंकि वह भी अपने आप को अपराध बोध समझ रहा था। अगर वह लव मैरिज ना करता तो शायद ऐसा कुछ ना होता। इसके बाद जो कल्पना होती है धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसके हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। कल्पना अलग ही कुछ सोच रही थी अपने दिल के अंदर, लेकिन इधर जो घर वाले होते हैं यानी कि माँ और बेटा दोनों के दोनों कुछ और सोच रहे थे अपने दिल के अंदर। उन्होंने सोचकर एक फैसला कर लिया था और 6 महीने बाद एक दिन अचानक से यहाँ पर जो तरुण होता है वह कल्पना से कहने लगता है, कल्पना अब बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और तुम्हें ना मुझे तलाक देना होगा। यह बात सुनते ही कल्पना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगती है कि तरुण, क्या तुम वही तरुण हो जो मुझसे प्यार किया करते थे और मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाते थे? तो उसके बाद तरुण एकदम से गुस्से में बोलने लगता है कि हाँ, हूं तो वही तरुण, लेकिन करूं क्या? जब तुम बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती तो तुम्हारा मैं करूंगा भी क्या अपने पास रखकर? इस बात को सुनकर कल्पना एकदम से खामोश हो जाती है और केवल उसकी तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक ही रहे थे। कल्पना जो होती है वो चुपचाप उन डॉक्यूमेंट पर साइन करती है और कह दिए कि ठीक है, जब हमारा तलाक हो जाएगा तो उसके बाद हम एक दूसरे से अलग रहने लगेंगे, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता अब तक भी मुझसे नाराज हैं। जो मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी की हूं तो तुम्हें ना मुझे रहने के लिए एक घर तो देना ही होगा, बाकी जीवन को मैं अपने आप व्यतीत कर लूंगी। इस बात को सुनकर जो तरुण की माँ होती है वो कहती है कि हाँ दे देंगे, वैसे भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और तू फलाने घर में रह लेना। एक जो किराए का घर था उनका उसके लिए बोल दिया था और इसके बाद कल्पना भी इस बात के लिए सहमत हो जाती है। केस आगे चलता है और केस आगे चलने के दौरान ही दोनों का तलाक भी हो जाता है और तलाक होने के बाद जो कल्पना होती है वह तरुण से अलग उसी घर के अंदर रहने लगती है जो घर उन्होंने दिया था और उसके बाद अपने लिए एक कंपनी में नौकरी पकड़ लेती है, क्योंकि बीच में तरुण ने नौकरी मना किया था नौकरी के लिए, तो उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह एक कंपनी में नौकरी करती है, नौकरी करके अपना जीवन बसर करने लगती है। इधर जो तरुण होता है वह कुछ दिनों बाद एक और लड़की अपने लिए ढूंढता है और उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब उसकी शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं तो 2 साल के अंदर भी उन दोनों को जब कोई बच्चा नहीं होता तो जो तरुण होता है वो फिर से डॉक्टर साहब के पास जाता है और इस बार फिर से दोनों का चेकअप कराता है। अब यहां पर जब चेकअप होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके अंदर ये ऐसी कमी है कि वो जीवन में कभी भी पिता नहीं बन सकता। इस बात को देखते ही यहां पर तरुण के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि कमी तो मेरे अंदर भी थी, लेकिन मैंने कल्पना के ऊपर ही शक किया, लेकिन उस डॉक्टर ने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। वह दोबारा से अपना चेकअप करवाता है और दोबारा के चेकअप में भी यही बात निकलती है कि तरुण कभी भी बाप नहीं बन सकता। उसके बाद जब उसकी दूसरी पत्नी को यह बात पता चलती है तो वह एकदम से उन्हें धुतकार कर वहां से चली जाती है और कहती है कि ऐसे इंसान के साथ रहने से क्या फायदा जो मुझे संतान का सुख
धमकी नहीं दे सकता। वह उसकी माँ को भी और तरुण को भी खूब खरी खोटी सुनाती है जितना उससे बनता है, और उसके बाद भी पैसे लेकर उन लोगों से अलग हो जाती है। जब तरुण से वो दूसरी पत्नी अलग हो गई थी तो उसके बाद उसे अपनी पहली पत्नी कल्पना की याद आती है, और वह सोचने लगता है कि जब मुझसे ये बातें कही गई हैं तो मुझे कितना बुरा लगा है, और उससे तो हमने ढेर सारी ऐसी बातें कही थी, माँ ने भी ऐसी बातें कही थी, और माँ जब ये सुनती है कि उसका बेटा ही बाप नहीं बन सकता तो उसके बाद उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, और वो कहती है कि बेटा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इतनी बड़ी गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर जो तरुण होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है, कहता है कि माँ तू तो मेरी माँ थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार किया करता था, लेकिन फिर भी उसकी भावनाओं को नहीं समझा, अब करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पर जो माँ होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है, और सोचने के बाद कहने लगती है कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, वो अब शायद तुम्हारे साथ रहने के लिए तो तैयार नहीं होगी, शायद उसने दूसरी शादी कर ली हो और वह अपने जीवन को अलग से जी रही हो, लेकिन तू ऐसा कर उसे कुछ पैसे दिया, इससे तू माफ़ी भी मांग लेना उससे और तेरा जीवन भी ठीक हो जाएगा, यानी कि तुझे भी कभी ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने गलत किया है, मैं तो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे बिता लूंगी। इस बात को सुनकर माँ के कहे अनुसार जो बेटा होता है वह अपने पास से लगभग 4 लाख रुपए लेता है, और 4 लाख रुपयों को बैग में डालने के बाद सीधा गाड़ी लेकर उस घर पर पहुंच जाता है जिस घर को उसने अपनी पत्नी कल्पना को दिया था, यानी कि वो घर कल्पना के ही नाम है, और वहां पर जाकर शाम के समय डोरबेल बजा देता है, क्योंकि तरुण को यह तो पता है कि वह नौकरी लग चुकी है, लेकिन उसके बाद उसने उसकी जिंदगी में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया था। अब जैसे ही तरुण वहां पर जाकर डोरबेल बजाता है तो अंदर से कल्पना दरवाजा खोलती है, और उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा था। अब जैसे ही तरुण उस कल्पना के साथ में बच्चे को देखता है तो उसके बाद जो बच्चा होता है वो कहने लगता है कि मम्मा ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो कहती है बेटा ये अंकल हैं। इसके बाद यहाँ पर जो तरुण है वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस लड़की को बच्चे हो ही नहीं सकते, एक बच्चा उसे मम्मा क्यों कह रहा है। इसके बाद वह कहने लगता है कि कल्पना ये कौन है और तुम्हें ये मम्मा क्यों कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो कल्पना होती है वो कहती है कि सारी बातें दरवाजे पर ही करोगे, अंदर चलो, अंदर बैठकर बातें करते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद कल्पना जो तरुण होता है उसे घर के अंदर ले जाती है, और वहां पर बैठकर पहले तो उसके लिए चाय बनाती है और उसे चाय पिलाती है, और कहती है कि ये लो पहले तो चाय पियो और चाय पीने के बाद बातें करेंगे। इतनी देर में वो जो छोटा सा लड़का था वह इधर उधर घूमते घूमते बार बार अपनी मम्मी के पास आता है, कहता है कि मम्मा ये सामान हो गया, ये हो गया, यानी कि वो होमवर्क कर रहा था और होमवर्क के बारे में बता रहा था। इसके बाद यहाँ पर जो कल्पना होती है वो कहती है कि ठीक है, मैंने समझ लिया कि तुमने होमवर्क कर लिया है, तो अब तुम खेल सकते हो, आराम से अपने खेल वाले रूम में जाओ और वहां पर अच्छी तरह से खेलो। इसके बाद जो लड़का होता है वह तो वहां पर चला जाता है, और उसके बाद इनकी चाय भी खत्म हो जाती है। चाय खत्म होने के बाद जो तरुण होता है वह कहने लगता है कि कल्पना बताओ तो सही, ये लड़का क्या तुम्हारा ही है। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ ये बच्चा तो मेरा ही है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या कारण हो गया जो आज तुम्हें मेरे दरवाजे पर आना पड़ा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो तरुण होता है वह कहने लगता है कि कल्पना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसके सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रो कर माफी मांगने लगता है। रोते हुए वह उस बैग को आगे बढ़ाता है और कहता है कि ये लो, इस बैग के अंदर कुछ पैसे हैं और इन पैसों को रख लो, ये मेरी गलती का पश्चाताप तो नहीं है, लेकिन इनसे मुझे ये लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया है। दरअसल गलती मेरी ही थी और मैं भी बाप नहीं बन सकता। मैंने अपना चेकअप करवाया था, मेरी दूसरी शादी हो गई थी और उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे ये बात बताई है। वह पूरी बात को इसे बता देता है, लेकिन कल्पना जब ये सुनती है कि तरुण बाप नहीं बन सकता तो उसे कोई हैरानी नहीं होती। वह तो नॉर्मल तरीके से बैठी रहती है कि मानो उसे ये सब कुछ पहले से पता हो। उसके बाद तरुण भी इस बात को देखकर हैरान होता है और कहने लगता है कि कल्पना क्या तुम्हें पता था कि मैं बाप नहीं बन सकता। तो उसके बाद कल्पना मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ तरुण, मुझे पता था, लेकिन मैंने ही तुम्हारी रिपोर्ट बदलवा दी थी। इस बात को सुनकर तरुण के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह पूछने लगता है कि ऐसा क्यों किया था तुमने। तो उसके बाद कल्पना जो होती है वो कहती है कि तुम्हें याद है वो डॉक्टर साहिबा, वो मेरी जानने वाली थी। जब उन्होंने हमारा चेकअप किया था तो उसके बाद उन्होंने जब मुझे अकेले बुलाया था एक साइड में, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी और उसी समय मैंने उनसे कह दिया था कि मेरे पति को ऐसा मत दिखाना, वैसे भी हम दोनों से बच्चे नहीं होंगे तो मैं ही इस कलंक को अपने माथे पर रख लेती हूँ, वरना मेरे पति को कोई नामर्द कहेगा, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी और ना ही उनसे ये बात सहन होगी। ऐसा कहकर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट बदलवा दी थी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा और माँ का रवैया ऐसा हो गया कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई और उसके बाद मैं चुपचाप यहाँ पर रहने लगी।
इस बात को सुनकर तरुण और भी ज्यादा शर्मिंदा होता है और उसके पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगता है। कहता है कि कल्पना कैसे भी करके मुझे माफ कर दो, वरना मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद कल्पना भी साधारण तरीके से कह देती है कि कोई बात नहीं तरुण, इन पैसों को भी अपने साथ ले जाओ और मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी दोषी समझा ही नहीं, ना ही तुम्हारी माँ को दोषी समझा, क्योंकि वह तो अपना वंश चलाना चाहती थी और इसमें कौन सी बुरी बात है। कल को हमारा कोई बेटा है, जैसे मेरा ये बेटा है जो घूम रहा है, अगर यही जब बड़ा होकर शादी करता और शादी के बाद इसकी पत्नी को बच्चे ना होने के बारे में मुझे पता चलेगा, तो शायद मैं भी ऐसा रिएक्ट करूंगी जैसा कि तुम्हारी माँ ने किया था। तुम कैसा भी इस चीज के लिए पछताओ मत और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। तभी यहां पर जो तरुण होता है वह उस बच्चे के बारे में उसे पूछने लगता है कि ये बच्चा कैसे कैसे और ये तुम्हें माँ क्यों कह रहा है। तो उसके बाद यहां पर जो कल्पना होती है उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि तरुण, इस बच्चे को ना मैंने खुद ने गोद लिया है। वो पूछता है कि कैसे कैसे, तो वो बताती है कि एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी और ऑफिस जाते वक्त रास्ते में एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि ये बच्चा किसी से खो गया था और उस टाइम पर उसकी उम्र लगभग 1 साल थी। 1 साल का बच्चा जब ऐसे ही भटक रहा था तो उसी समय पुलिस वाले इसे लेने के लिए आते हैं और जब मैं इसे देखती हूँ तो इसके अंदर मुझे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। क्योंकि ये बात तो मुझे पता ही चल गई थी, कन्फर्म थी कि मैं कभी भी माँ नहीं बच्चा बन सकती, तो इसी वजह से मैंने किसी बच्चे को गोद लेने का प्लान मन में बना रखा था और जब इस बच्चे को देखती हूं तो उसके बाद इसी को गोद लेने का फैसला कर लेती हूं। मैंने इसे गोद लेने का फैसला किया और उसके बाद पुलिस वालों से बात की कि साहब आप इसे कहां ले जाओगे। तो उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि मैं इसे अनाथ आश्रम में छोड़ेंगे हम, अगर कोई आता है तो उसके बाद उन लोगों को उसकी लोकेशन दे देंगे। यहां पर जो कल्पना होती है पुलिस वालों से उस अनाथ आश्रम का एड्रेस ले लेती है और उसके बाद अपने घर जाती है और यह बात वह अपने पति से करना चाहती थी कि हमको एक बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही उसके पति ने उसे धमका दिया और धमकाने के बाद उसे तलाक लेने के लिए बोल दिया। उन दोनों का तलाक का केस चलता है और जब केस चलने के बाद वो इस घर में रहने लगती है तो उसके बाद वो उस बच्चे को उस अनाथ आश्रम से गोद ले लेती है और अपना बच्चा करके पालने लगती है। उसकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल करती है, साथ में उसके रहने खाने का इंतजाम करती है और अच्छी तरह से उसे अपने पास रखती है। कोई भी कैसी भी दिक्कत उसे नहीं देती है और वह बच्चा भी उसे माँ ही कहा करता है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो तरुण होता है वह कहने लगता है इसका मतलब तुमने शादी नहीं की, क्योंकि तरुण अब तक समझ रहा था कि कल्पना ने दूसरी शादी ना कर ली हो, इसके पति कहीं बाहर गए हुए हो, लेकिन ये बातें वह नेगलेक्ट कर देती है। कहती है कि नहीं, शादी वादी तो मैंने नहीं की, क्योंकि जब मुझे एक बार ही बच्चा नहीं हो सकता तो किसी दूसरे की जिंदगी को क्यों बर्बाद करूं। उनकी भी यही उम्मीदें होंगी और बार बार उम्मीदें टूटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो अकेले इसी तरह से अपनी जिंदगी को जिया करती हूं और यही है मेरा जो कछुए है। इस बात को सुनकर तरुण को सोच आती है और सोचने के बाद वह कहने लगता है कि कल्पना देखो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और गलती क्या, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने पाप किया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उस पाप से छुटकारा पा सकता हूं। इसके बाद जो कल्पना होती है वो कहती है कि वो कैसे, तो वो कहता है कि अब मैं दोबारा तुमसे शादी करके इस बच्चे को तुम्हारे साथ मिलकर पाल सकता हूं। इस बात को सुनकर कल्पना एकदम से मुस्कुरा जाती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इस बात के लिए तुम्हें अलाउ करती हूं। यहां पर जो तरुण होता है वह इस बात से बड़ा ही खुश होता है और कल्पना के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। कल्पना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वह कहता है कि चलो कल्पना, अब हम लोग यहां पर नहीं रहेंगे, हम उसी बड़े से घर में रहेंगे जिस घर में मेरी माँ भी तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारा इंतजार ही कर रही होगी। उसके बाद यहां पर जो कल्पना है वह अपने बच्चे को लेकर और छोटा मोटा सामान अपने साथ लेकर उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठने के बाद जब वो दोबारा से उस घर पर जाती है तो वहां उस घर को देखकर एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तरुण उसे हाथ पकड़कर उस घर के अंदर ले जाता है। वहां पर उसकी सास उसे मिलती है और जैसे वो अपनी बहू को देखती है तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दे। रोते हुए वह उसके सामने हाथ जोड़ लेती है, लेकिन तभी कल्पना उसके हाथ पकड़ती है, कहती है कि नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये रहा आपका पोता और आज से आप इसकी दादी रही और आपके ऊपर इसकी जिम्मेवारी है इसको संस्कार देने की। इस बात को देखकर वह बड़ी खुश होती है और उसके बाद जब तरुण अपनी माँ को यह बताता है कि कमी हम दोनों में उसी दिन थी, लेकिन कल्पना ने ऐसे ऐसे रिपोर्ट चेंज करवाई थी, तो उसके बाद वो और भी ज्यादा शर्मिंदा होती है, लेकिन कल्पना उसे कैसे न कैसे करके चुप करा देती है। तो दोस्तों, यहां पर आज के समय में वो सभी लोग खुशियों के साथ उसी घर के अंदर जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।